morning, students. Class 7, Chapter 4, History. Now I am going to discuss about the Mughal administration. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन. बाबर एंड हुमायूं could not concentrate on establishing a definite system or pattern in administration. मुग़ल रूलर्स में दो ऐसे मुग़ल बादशाह गुजरे हैं, बाबर और हुमायूं, जिन्होंने एक डेफिनेट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की तरफ कॉन्सनट्रेट नहीं किया. बाय द एंड ऑफ द अकबर के दौरे हुकूमत के इख्तिताम खात्मे तक वी फाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एलाबोरेट ऑफिसेज विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन असाइन टू द हेड ऑफ द ऑफिसेज. हम ये देखते हैं कि जब अकबर का दौरे हुकूमत ख़त्म होने वाला था, तब हमें देखने को मिलता है कि अकबर ने कुछ इस तरह के ऑफिसेस को इस्टेब्लिश किया जो डिफरेंट फंक्शंस कामों को अंजाम देते थे, और इन ऑफिसेस को बल्कि एक ऑफिशियल्स होते थे जो उनके हेड होते थे, और उन्हीं हेड की जिम्मेदारी होती थी कि किस ऑफिस को कौन सा काम दिया गया है वो काम करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने फिल्म देखी होगी बेटा, या सीरियल आता था एक जोधा अकबर, उसमें आपने देखा होगा जैसे टोडामन थे. उनका काम क्या था? उनका काम था कि लैंड से रिलेटेड टैक्स को वसूल करना, यानी कि मिलिट्री को कौन देखेगा, लैंड टैक्सेस कौन वसूल करेगा. ये सारे काम में अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में बांट रखे थे. ऑफिशियल्स होते थे जिनके हवाले काम दे रखे थे, और वो अपने दिए हुए काम को ही करते थे. द अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड टर्मिनेशन ऑफ दीज ऑफिशियल्स वाज सब्जेक्ट टू द रूलर्स पर्सनल प्रेफरेंस एंड विम्स. अब इन ऑफिशियल्स का प्रमोशन, किस ऑफिशियल को कौन सी पोस्ट देनी है, कहाँ उसका अपॉइंटमेंट करना है, वो अपनी जॉब पर बरकरार रहेगा या उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ये सब डिपेंड करता था जो भी रूलर यानी कि राजा होते थे उनके अपने पर्सनल नज़रिए पर. यानी कि जिसको वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, जिस ऑफिशियल को, वो उसको उतना ही अच्छी पोस्ट दे दिया या ऑफिस या ओहदा दे दिया करते थे. ये उनकी अपनी खुद की मर्ज़ी होती थी. मैं आपको एक बात बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कोई भी हो, उनको जब तक पूरा नहीं किया जा सकता है, जब तक के कामों को डिफरेंट हेड्स में, डिफरेंट ऑफिशियल्स में डिवाइड ना किया जाए. अगर कोई एक सिंगल इंसान टैक्स भी वही वसूल करे, मिलिट्री को भी वही देखे, लोगों की डिमांड्स क्या हैं वो भी वही देखे, लोगों की भलाई के काम भी उसी को करने हो, इंसाफ भी उसी को करना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता. अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट सिस्टम को देखें तो तब भी देखिए कानून बनाने का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंटेशन का काम है, जुडिशरी का इन्फोर्समेंट का काम है. तो अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग लोग डील करते हैं, तभी एक सिस्टम अच्छे से वर्क कर सकता है. सेम अब इसी को आप मुग़ल एम्पायर पर लागू कर दीजिए. जब तक कि मुग़ल एम्पायर अच्छे से काम नहीं कर सकता, जब तक कि वहाँ पर जो काम है, जो टास्क है, वो डिफरेंट ऑफिशियल्स में नहीं बटेगा. बात समझ में आ रही है आपको? तो यही, और ये जो किस इंसान को या किस ऑफिशियल को किस पोस्ट पर अपॉइंट किया जाएगा, ये डिपेंड करता था रूलर के अपने पर्सनल नज़रिए पर. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स. द ऑफिस ऑफ द दीवान वाज स्ट्रेंथेंड अंडर द अकबर. अकबर के दौरे हुकूमत में जो ऑफिस था दीवान का, वो उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया. द चीफ दीवान, दीवान जो ऑफिस है उनके जो चीफ होते थे यानी कि दीवान कुल, उनको क्या नाम कहा गया, दीवान कुल, वॉज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंस. तो इनका क्या काम होता था? चीफ का इनका काम होता था, रेवेन्यू कहते हैं बेटा टैक्स को, टैक्स कलेक्ट करना, और फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी काम होते थे वो चीफ दीवान के होते थे. हिज प्राइमरी ड्यूटी वाज टू सुपरवाइज द इम्पेरियल ट्रेजरी एंड टू चेक ऑल अकाउंट. इनका काम होता था चीफ दीवान का, यानी कि जो भी इम्पेरियल ट्रेजरी है, यानी कि ख़जाने वगैरह हैं, उसको सुपरवाइज़ करना, अकाउंट्स को सारा देखभाल करना. द एंटायर रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर मशीनरी ऑफ द एम्पायर वाज अंडर हिज चार्ज. पूरे एम्पायर की जो भी रेवेन्यू टैक्स वगैरह कलेक्शन का जो भी काम था, कहाँ कितना खर्चा किया जा रहा है, ये सब
इन्हीं के चार्ज में, इन्हीं के अंडर में रहता था। कौन? चीफ दीवान के। मतलब टू चेक दीवान पावर, और दीवान, चीफ दीवान की जो भी पावर्स दी गई थी, क्या वो अपनी पावर का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं, अपनी पावर को सही का अपने मतलब तमाम कामों को चीफ दीवान सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए मुगल एम्परर वुड आस्क द दीवान टू सबमिट रिपोर्ट ऑन स्टेट फाइनेंस डेली। तो अब ये काम किसका था? ये मुग़ल राजा का होता था कि वो चीफ दीवान से डेली उनके काम के बारे में एक रिपोर्ट सबमिट करवाते थे, जिसमें वो डेली कितना कलेक्शन कहाँ से आया, कितना पैसा कहाँ पर खर्च किया गया, ये सारे रिपोर्ट उनको डेली चीफ दीवान को, मुग़ल एम्परर को देनी होती थी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो चीफ दीवान होते हैं वो भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर पाते, और ये भी नहीं होता कि वो अपने काम को ना करें, क्योंकि उन्हें डेली रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो इसकी वजह से वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जब तक के जो रूलर है, जो हेड है, वो अपना उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफेक्टली नहीं किया जा सकता। इसलिए हेड का कंसंट्रेट करना, हेड का तमाम कामों पर ध्यान देना बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को परफेक्टली करना है, तो ज़रूरी है कि हेड अपनी जिम्मेदारियों को पहले खुद परफेक्टली, इफ़ेक्टिवली, एक्टिवली पूरा करे, उसके बाद में ही बाकी दूसरे ऑफिसर्स अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। केस स्टडी है बेटा, आज हम ये पढ़ते हैं अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। अकबर मुग़ल रूलर ने अपने दौरे हुकूमत में किस किस तरह की, कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बनाई थी, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर फॉलोड बाय द लेटर मुग़ल रूलर। डिवीज़न ऑफ प्रोविंसेस, पहली जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी मेड बाय अकबर, वो थी डिवीज़न ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंस कहते हैं बेटा सूबे, उसे प्रोविंसेस कहते हैं सूबे को। किसको कहते हैं? सूबा। इन 1580 अकबर डिवाइडेड द होल टेरिटरी अंडर द मुगल्स इनटू 12 प्रोविंसेस। 1580 में अकबर ने पूरी मुग़ल टेरिटरी को 12 प्रोविंसेस, सूबा में बांट दिया था। विच वर कॉल्ड सूबास। इन 12 प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था? सूबास। सूबास जमा है सूबे की। आफ्टर द डेक्कन कंक्वेस्ट देयर 3 न्यू सूबास। डेक्कन को जब अपने कब्जे में ले लिया अकबर ने, उसके बाद 3 नए सूबे और ऐड हो गए थे, वो थे बेरार, कंदेश एंड अहमदनगर। किसमें? मुग़ल एम्पायर में। ईच सूबा वाइज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ सरकार, और हर एक सूबे को बहुत सारे सरकार्स में डिवाइड किया जाता था। एंड दीज वर फर्दर, और सरकार्स को भी डिवाइड कर दिया जाता था प्रागनाज एंड महल्स में। ड्यूरिंग शाहजहारीन एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। अब शाहजहाँ के दौरे हुकूमत में एक दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट उभर कर सामने आई, किस नाम से? चकला। केम इनटू एग्जिस्टेंस। इट वाज अ क्लस्टर ऑफ नंबर ऑफ प्रगनास। और ये चकला क्या थी? इसमें बहुत सारे, क्लस्टर कहते हैं ग्रुप, प्रगनास का, बहुत सारे प्रगनास का ये ग्रुप थी। मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने जो दूसरा सिस्टम शुरू किया था वो था मनसबदारी सिस्टम। अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन मुग़ल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर ने मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत की। अकबर्स ऑफिशियल्स इंक्लूड ईरानी, तुरानी, इंडियन मुस्लिम। अकबर के जो भी मिलिट्री ऑफिशियल्स थे वो कौन कौन थे, कहाँ कहाँ के थे? ईरानी थे उसमें शामिल, तुरानी थे, इंडियन मुस्लिम थे, और इनको क्या कहा जाता था? शेखज़ादा। शेखज़ादास क्या कहा जाता था इनको? शेखज़ादास। अफ़गान एंड राजपूत, यानी कि अकबर के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे वो ईरानी, तुरानी, इंडियन मुस्लिम, अफ़गान और राजपूत थे। लेटर मराठास वॉल आल्सो, और बाद में मराठास को भी अकबर ने अपनी मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑफ मिलिट्री में शामिल कर लिया, यानी कि मिलिट्री ऑफिशियल्स की हैसियत से। दीज ऑफिसर्स ज्वाइनिंग द मुगल सर्वे वर नोन एज द मनसबदार।
और वो ऑफिसर जो मुग़ल एम्पायर में इस तरह की सर्विस करते थे उनको कहा जाता था मनसबदार। मनसब डिनोटेड 3 थिंग्स। मनसब जो थे उनको तीन चीज़ों से उनको डिनोट किया जाता था। इट डिटरमाइन द स्टेटस और रैंक ऑफ इट्स होल्डर। ये क्या डिटरमाइन करता था? उनका स्टेटस या उनकी रैंक। द मनसबदार इन द ऑफिशियल हायरार्की। तो जो भी ऑफिसर्स होते थे, मनसबदार होते थे, उनको एक हायरार्की ऑर्डर में अपॉइंट किया जाता था। इट फिक्स द पे ऑफ मनसबदार। इसके अलावा इनकी जो सैलरी थी वो फिक्स्ड होती थी। इट फिक्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार। और नंबर ऑफ सवार कितने होंगे ये भी फिक्स्ड होता था। और कॉन्टीजेंट विद द हॉर्सेज एंड इक्विपमेंट दैट मनसबदार हैड टू मेंटेन। और एक मनसबदार कितने घोड़े या हॉर्सेज या जो भी युद्ध में लड़ने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं वो कितने अपने पास रख सकता है, ये सब भी फिक्स्ड और डिसाइड किए जाते थे। और इन लोगों को इनकी सैलरी पर, इनकी मेंटेनेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। द रैंक एंड सैलरी ऑफ मनसबदार वर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ात। और मनसबदार की रैंक यानी कि ये फर्स्ट रैंक का मनसबदार है, सेकंड का है, थर्ड का है, और उनकी सैलरी को न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से डिसाइड की। न्यूमेरिकल वैल्यू समझ गए? मैंने आपसे अभी बताया था फर्स्ट रैंक का ऑफिशियल है, सेकंड रैंक का है या थर्ड रैंक का है। और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को कहा जाता था ज़ात। क्या कहा जाता था बेटा? ज़ात। इसी के अकॉर्डिंग यानी कि फर्स्ट रैंक का एम्प्लॉय है या फर्स्ट रैंक का मनसबदार है तो उसको सैलरी अच्छी दी जाती थी, सेकंड रैंक के मनसबदार को कम, थर्ड रैंक के को और कम, फोर्थ। जैसे कि हमारे आप देख लो फर्स्ट रैंक का एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी कम होती है। ठीक है ना? तो इसी तरह से मनसबदारी सिस्टम में इन ऑफिसर्स की सैलरी को डिसाइड किया जाता था। नेक्स्ट हमारी अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है वो है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। दिस पॉलिसी आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।